प्रिय बच्चों, सुप्रभात। कक्षा 10 में हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से कन्यादान नामक जो कविता है उसी का काम चल रहा है। कल आपको 2 पैराग्राफ पढ़ाए गए थे। कितना प्रामाणिक था, यहाँ से लेकर के कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की यहाँ तक आपको पढ़ाया गया था। ठीक है ना। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से माँ ने कहा पानी में झाँक कर से लेकर के दिखाई मत देना, इस पैराग्राफ की व्याख्या पहले और फिर इसी पर आधारित अर्थगत प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है। और बच्चों, ये आपके कोर्स में आखिरी कविता है। ठीक है। गद्य का काम आपका समाप्त हो गया है और काव्य का भी समापन की ओर है। इसी पाठ के साथ ही आपका कोर्स काव्य का समाप्त हो जाएगा। ठीक। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग की रोटियां सेकने के लिए हैं, ठीक, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ के द्वारा विदाई के समय अपनी बच्ची को सीख दी जा रही है। जैसा कि कन्यादान शब्द से आप समझ रहे हैं। कविता कन्यादान और इसके बच्चों लेखक, इसके रचनाकार कौन है? ऋतुराज जी हैं। आप जानते हैं, आपको बताया गया था पिछले टर्न में। ठीक, कौन है? ऋतुराज जी। संकेत आज में कहां से पढ़ना है? माँ ने कहा से लेकर के अंतिम पंक्ति तक पढ़ना है। मत देना। ठीक। संकेत के बाद संदर्भ। क्योंकि पहले दिन आप लिख चुके हैं तो आपका आज पूर्ववत हो जाएगा। ठीक है। पहले दिन आपने संदर्भ लिखा है, पूर्ववत हो गया। प्रसंग। प्रसंग में बच्चों क्या लिखेंगे? क्योंकि कन्यादान कविता है, विदाई का वक्त है। माँ अपनी बेटी को विदा कर रही है और विदा वक्त करते वक्त उसे सीख दे रही है। माँ बेटी को विदा करते समय सावधान कर रही है कि हे बेटी, अपने सौंदर्य पर इतराना मत, थोड़ा सा सजग रहना। ठीक है ना। क्या करना है? आपको सजग रहने की आवश्यकता है। ठीक, सावधान रहने की आवश्यकता है। और किसी के प्रशंसात्मक शब्दों में उलझना मत। न उलझकर अपने जीवन को बंधन मुक्त बनाना है। इस तरह की माता के द्वारा विदाई के समय अपनी बेटी को सांत्वना दी जा रही है, उसे सलाह दी जा रही है। ठीक है। तो संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। और उसके बाद लिखेंगे काव्य सौंदर्य। चलिए व्याख्या को देखते हैं कि माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं।
वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, जैसा कि भी आपको प्रसंग में बताया गया कि पुत्री के विदाई के समय माँ अपनी बेटी से कहती है कि हे बेटी, पानी में झांक कर अपने चेहरे को देखकर, अपनी सुंदरता को देखकर मत रीझना, बहुत ज्यादा प्रसन्न न होना, बहुत ज्यादा इतराना मत। माँ समझा रही है कि पानी में अपने सौंदर्य को देखकर बेटी इतराने का प्रयास मत करना, ठीक है ना। आग रोटियां सेकने के लिए, इससे ये जो इतराना है, इससे आग की तरह आपको सावधान रहना है, आग के समान सावधानी बरतनी है। क्योंकि जैसे आग रोटियां सेकने के लिए होती है, आग रोटियां बनाने के लिए होती है, भोजन बनाने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं, लेकिन स्वयं जलने के लिए नहीं। जिस प्रकार से हम आग से सावधानी बरतते हैं, उससे भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, लेकिन अगर असावधानी हो जाए जरा सा भी तो हमें भी जला सकती है, अगर हमारे वस्त्रों में आग छू जाए। तो जिस प्रकार से हम आग से सावधान रहते हैं, उसी तरह है पुत्री, अपने सौंदर्य को भी देखकर इतराना मत, थोड़ा सा सावधान रहना, ठीक है ना। सभी कार्य करते समय अति सावधानी बरतना है, बहुत सावधानी के साथ रहना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये वस्त्र और आभूषण जो है प्रशंसात्मक रूप में जो प्रदान करते हैं लोग, ये स्त्री जीवन के शाब्दिक रूप में बंधन है, ठीक है। शाब्दिक भ्रम की तरह, प्रशंसात्मक शब्दों की तरह, जैसे भी कहा गया प्रशंसात्मक शब्दों में मत आना, उसमें न उलझना है, अपने जीवन को बंधन मुक्त रखना है। इसी प्रकार से शाब्दिक भ्रम की तरह, प्रशंसात्मक शब्दों की तरह वस्त्रों और आभूषण के भ्रम में मत पड़ना, इनके लालच में ना आना। क्यों भाई ना आना? यही भ्रम स्नेह का आभास कराकर, यही शाब्दिक भ्रम जो है स्नेह का आभास कराकर बंधन में जकड़े रहते, ये वस्त्र और आभूषण, ये सब बंधन है स्त्री जीवन के। इसलिए हमें इनसे भी सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। आगे माँ कहती है कि माँ ने कहा लड़की होना, माँ ने कहा लड़की होना, हे पुत्री, हे बेटी, तुम लड़की के जैसा व्यवहार करना, तुम एक लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार करना, ठीक है ना। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्या मतलब है इसका? तात्पर्य क्या? ऊपर तो कहती है माँ लड़की होना, माँ कहती है हे बेटी, तुम लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार करना, जैसा आपको सिखाया गया है, अपना सब काम करना है, सावधानी बरतना, किसी के इस तरह के शाब्दिक जालों में, भ्रम में न पड़ना। लेकिन फिर आगे कहती पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्या मतलब? थोड़ा तुम्हें समझ भी होनी चाहिए, सावधानी भी बरतनी होगी। इस बात की ओर माँ संकेत कर रही, कहती है कि सामान्य एवं कमजोर लड़की की तरह अत्याचार सहने वाली, अत्याचार सहने के लिए हे बेटी तुम दुर्बलता मत दिखाना, कमजोरी मत दिखाना, तुम हर तरह के शोषण का साहस पूर्वक मुकाबला करना। इस बात की ओर माँ का संकेत है, माँ इसी बात की ओर संकेत कर रही है और अपनी पुत्री को सावधान कर रही है, क्योंकि माँ व्यथित है, पता नहीं पुत्री को दूसरे के घर जाकर के वहाँ किस तरह का व्यवहार मिलेगा, लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसलिए उसे समझा करके अपनी पुत्री को भेज रही है, ठीक है। तो बच्चों, इसी के साथ ही इसी पर आधारित, इसी पैराग्राफ पर आधारित कुछ हम
प्रश्न लिखेंगे। निम्नलिखित अर्थगत प्रश्नों के उत्तर उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर लिखिए। अब उपर्युक्त पंक्तियां कौन है बच्चों? जो संकेत लिखा हुआ है माने से लेकर के मत देना, इन्हीं पंक्तियों के आधार पर, इस पैराग्राफ के आधार पर जो नीचे आपके प्रश्न लिखे जा रहे हैं इनका उत्तर आपको देना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, मां ने बेटी को चेहरे पर न रीझने की सलाह क्यों दी है? मां ने बेटी को चेहरे पर न रीझने की सलाह क्यों दी है? ठीक है। तो देखो बच्चों, प्रायः सुंदर स्त्री अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती है और फिर प्रशंसा के बंधन में बंधे रहकर कमजोर बनकर ही उसे रहना पड़ता है। इसे ही अपना सर्वस्व मानकर घर की चार दीवारी में आबद्ध रहती हैं, रहना पड़ता है। परंपराओं के निर्वाह तक सीमित रहना ही जीवन की सार्थकता समझ ली जाती है। इसलिए माँ बेटी को सलाह देती है कि आप प्रशंसात्मक शब्दों के जाल में ना आइएगा। अपने चेहरे को देख करके बहुत अधिक प्रसन्न न हो, रीझे ना, और उसके वास्तविक अर्थ को, उसके जो शाब्दिक भ्रम है उसमें आप ना पड़े। ठीक है ना। अगला प्रश्न इसी में आता है, मां ने बेटी को किस प्रकार सावधान किया? मां ने बेटी को कैसे सावधान किया है, किस प्रकार सावधान किया है? तो चलिए आइए देखते हैं। अभी आपने अर्थ में पढ़ा कि मां ने बेटी को सावधान किया कि अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर या वस्त्र और आभूषण को देखकर या किसी के प्रशंसापूर्ण उत्तर, किसी के प्रशंसापूर्ण शब्दों को सुनकर खुश मत होना। ये सब स्त्री जीवन को बंधन में डालने के कारण बनते हैं। किस तरह से सावधान किया? कहा कि हे बेटी, अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर या वस्त्र आभूषण को देखकर या किसी के प्रशंसापूर्ण शब्दों को सुनकर खुश मत होना। ये सब स्त्री बंधन के लक्षण हैं। ये सब स्त्री जीवन को बंधन में डालने के कारण बनते हैं। इस तरह इन सभी चीजों से सावधान रहना। ठीक है ना। इसी में अगला प्रश्न लेते हैं। कवि ने वस्त्र और आभूषणों को
कवि ने वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम किस लिए कहा है? कवि ने वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम किस लिए कहा है? ठीक है, तो देखिए अभी भी आपको व्याख्या में ऊपर बताया गया है कि लोगों के प्रशंसात्मक शब्दों को सुनकर लोग भ्रम जाल में आ जाते हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। इसी प्रकार से वस्त्र आभूषणों की चकाचौंध में नवविवाहिताएं बंधन में ऐसी बन जाती हैं कि अपना अस्तित्व ही खो देती हैं। इसीलिए इसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रशंसात्मक शब्दों को सुनकर लोग भ्रम जाल में आ जाते हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से वस्त्र और आभूषणों की चकाचौंध में नवविवाहिताएं बंधन में ऐसी बन जाती हैं कि अपना अस्तित्व ही खो देती हैं। इसलिए वस्त्र और आभूषणों को शाब्दिक भ्रम कहा गया है। ठीक है ना। एक प्रश्न और लेते हैं, इसमें बहुत ही आपका पहचाना हुआ चिरपरिचित प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? तो आप सभी को मालूम है कविता का नाम, पिछले दिन भी बताया गया था, आज भी सबसे ऊपर ही पाठ में लिखा हुआ है। कविता का नाम है बच्चों कन्यादान। तो प्रस्तुत पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? प्रस्तुत पंक्तियां कन्यादान नामक कविता से ली गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या के बाद इसी पैराग्राफ पर आधारित जो ये हमारे अर्थगत प्रश्नोत्तर हैं, इन सबको हमें कॉपी में लिखना है। ठीक है, सभी कार्य विधिवत कॉपी में लिखें। और इसके साथ साथ एक काम और करना है, जैसा कि भी इसके पहले मैंने पाठ जो पढ़ाया था, कोई बता सकता कौन सा पाठ था? स्मरण में नहीं होगा शायद। चलिए मैं याद दिला रहा हूं आपको। उत्साह और अट नहीं रही है, दो शीर्षक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के। तो बच्चों इन दोनों आपके जो शीर्षक थे, इन पर आधारित पाठ पर आधारित जो प्रश्नोत्तर कराए गए थे, उन प्रश्नों के उत्तरों को आपको विधिवत लिखना है, याद करना है, और याद करके फिर उन्हें रिवीजन करना चाहिए। समय अगर लग जाए तो उनको लिख करके भी देखना चाहिए, क्योंकि लिखने से दो फायदे होते हैं, राइटिंग भी इम्प्रूव होती है और जहां हम बोलते हैं वहां हम पुनः याद करते हैं। तो इस तरह से हमारा
आंसर भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो 4 प्रश्नों का टारगेट ले लीजिए। 4 प्रश्न आप प्रतिदिन पढ़ें। जब उत्साह अट और अट नहीं रही, निराला जी का पाठ खत्म हो जाता है तो उसके पहले पाठ में हम पहुंच जाएंगे। इस पाठ के साथ साथ आपके 2 पाठों का रिवीजन हो जाएगा। इस तरह से क्रम से आप इसको पढ़ते रहें और याद करते रहें। ठीक है, आगे इसी पाठ के जो पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर हैं उनको लेकर अगले दिन हम प्रस्तुत होंगे।